गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग आंचल। आप बताइए कैसे हो आप सब। आज आपकी है इस वीक की लास्ट क्लास, देन फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, है ना। यस मैम। टिल देन आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के एग्जाम शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के, राइट, सेकेंड टर्म के एग्जाम यस मैम। कैसे चल रहे हैं? आप लोगों के एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? मैम हमारे वेडनेसडे से स्टार्ट है। अच्छा, और जिनके चल रहे हैं उनका क्या हाल चाल है भाई? मैम ठीक ही है। ठीक ही है, ठीक ही हाल है, बस नाम दे के आ जाते हैं हम लोग बस। अब वो एग्जामिनर जाने, एग्जाम चेक करने वाले जाने, हम तो बस लिख के आ जाते हैं। हैं? एक्साइटेड होते हो कि हाँ अरे एग्जाम आने वाला है? टेंशन होती है? यस यस मैम मैम। बहुत ज्यादा। बहुत टेंशन होती है, बहुत डर लगता है। मैम केमिस्ट्री के पेपर से डर लगता है बहुत ज्यादा। मतलब केमिस्ट्री के पेपर से सबसे ज्यादा डर लगता है? समझ नहीं आती। यस मैम। अरे भाई साहब, ये केमिस्ट्री से डरने वाले बताओ जल्दी कौन है? ये आकृति और वंशिका, संध्या, दीक्षा, हर्षितिका। अरे भाई साहब, यहाँ तो लंबी लिस्ट है डरने वालों की। डर क्यों लगता है वैसे, बाय द वे? मुझे तो ऐसा लगता था कि वो नीट वालों को ना फिजिक्स से डर लगता है, आप लोगों को केमिस्ट्री से डर मैम लगता है? तो ये केमिस्ट्री और बायो तो दो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हैं? फिजिक्स लगती है इजी। फिजिक्स इजी लगता है? यस मैम। भाई साहब, वाओ, फिर आपने बायो क्यों लिया? मैथ्स लेना चाहिए था। अरे वाह, पहली बार ऐसे देख रही हूँ जहाँ पे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री से डर लगता है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, मैंने जितना भी पढ़ाया अभी तक उसमें कुछ लगा कि हाँ डरने वाला है नो कुछ? मैम। नो मैम। अभी तक मजा आया? नो मैम। अभी तक मजा आया? सच सच बोलना, ऐसे नहीं कि मैं आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रही हूँ। यस नहीं, मैम। ऐसा नहीं होना नो चाहिए। मैम मैम आए। समझ आया? इंटरेस्टिंग लगा? यस मैम। यस मैम आप। अगर आगे भी इसी वे से पढ़ाएंगे तो फिर केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी। यस यस मैम। फिर तो डर नहीं लगेगा ना। नो नो मैम। मैम। जो कल का एग्जाम होने वाला है इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे लॉ से आएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, और यस जो मैम। मोल एंड एटॉमिक मास से आएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो लॉ से आने वाले हैं। आई थिंक 10 to 20 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस होंगे बेबी। एंड टाइम आपको शायद बता दिया जाएगा, अभी तक तो बता देना चाहिए था, और लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, यस मैम। केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट बी प्रिपेयर वेल एंड चक दे फट्टे। ठीक। यस मैम। हाँ, किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, सुना है ना वो वाला, आती है ना डायलॉग। यस मैम। बस तो वही दिमाग में सोच लिया करो। मैं पता है क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हड्डी टूटेगी, थोड़ा तो दर्द होगा, जान थोड़ी ना जाएगी। ऐसे जब डर लगता है तो मैं ये सोचती हूँ, अरे क्या हो गया, जान थोड़ी ना चली जाएगी, क्या दिक्कत है, करो। और यहाँ पे तो जान जाने का कुछ सवाल ही नहीं है, यहाँ तो हमारे क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएंगे, हम उन्हें फिर से सही कर लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं आएगा तो यहाँ से समझो, वहां से समझो, जहां से भी समझ आए वहां से समझो। ठीक है ना, बट गिव अप नहीं करना है। यस भाई मैम। हमें केमिस्ट्री से डर लगता है क्योंकि ना जो आप लोगों का एग्जाम होता है बेसिकली जो स्कोरिंग है, जैसे आप बायोलॉजी वाले हो तो ऑब्वियसली बायो आपका इंटरेस्टिंग होगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट है तो दो स्कोरिंग होते हैं, एक केमिस्ट्री और एक बायो। फिजिक्स में क्या है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व होने में आप भी जानते हो कितना टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन हमारी केमिस्ट्री और बायो में क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारे यस क्वेश्चन मैम। बड़े इजीली हो जाएंगे।
हमें ज्यादा वो पंगे नहीं है कि हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या फिर ये, ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक, तुम्हारी कॉन्सेप्ट बेस्ड Yes, होता है ma'am. केमिस्ट्री, टाइम टेकिंग होता है Yes, फिजिक्स, ma'am. और हमारा केमिस्ट्री क्या होता है, लिटिल बिट बायो की तरह, सेम सेम, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट आया तो कर लोगे। स्कोरिंग भी यही होता है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप कि मैं जितनी भी बैच पढ़ा रही हूँ भाई, उनमें से ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेक्शन हो, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप कहीं अच्छी जगह से प्लेस हो जाएं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर वेल, Yes, अच्छे से पढ़ाई ma'am. अच्छे से पढ़ाई कीजिए। Yes, ठीक ma'am. है, और अपने टेस्ट को कभी भी छोड़िएगा नहीं। जो भी एवरी संडे यहाँ अवंती में टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट को दीजिएगा, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कहीं गए हो। ठीक है, बट आपको क्या करना है, टेस्ट जरूर देना है। ये नहीं कहना कि मैं बीमार हूँ, वो एक अलग चीज है कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए। हल्का फुल्का फीवर है तो कोई बात नहीं, दवाई को और अपना टेस्ट दो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप Yes, ma'am. टेस्ट देने से क्या है, आपको प्रैक्टिस होगी, आपका क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है, PYQ करते हैं तो पैटर्न वही रहता है, कई बार तो हमारे क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होती है। तो इट्स बेटर PYQ पे ध्यान दो, पैटर्न पे ध्यान दो, किस टॉपिक में हमारे सबसे ज्यादा, ऑल दो हम पढ़ाते वक्त हमें बताते जाएंगे। अब लॉज के बारे में बताया था, लॉज से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे मोल कॉन्सेप्ट से बनेंगे, एटॉमिक मास से बनेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास से बनेंगे आगे। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब ये बताओ, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, लॉज फिनिश करे थे? तो सारे लॉज फिनिश कर दिए ना हमने? तो मैं पूछ लूं एक बार सबसे। Yes, ma'am. चलो गुड, गुड टू गो। सो फाइनली मैं पूछती हूँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसके बारे में कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स, देन विल आस्क। यस ऐश्वर्या, टेल मी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या बताया था? नहीं बता रहे? महक, महक प्लीज टेल मी। Ma'am, when two elements combine separately with fixed mass of third element, then ratio of their masses in which, मैम जो जैसे दो एलिमेंट होते हैं ना, तो वो combine करते हैं, वॉइस चली गई महक। मैम हाँ अब ठीक, बोलो। महक क्या हुआ? ऋतिका, Ma'am, the ratio in which two elements combine separately with a fixed rate of the third element is either the same or a simple whole number. इसका एग्जाम्पल, मतलब इसको एग्जाम्पल देके इलेबोरेट करो जरा। जैसे मैम मीथेन। यस महक बोलो, इट्स ओके ऋतिका, नाउ महक विल टेल। यस महक, महक मेरे को वॉइस नहीं आ रही है बेटा, आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। हम्म, तो हर्षितिका। Ma'am, this law states that when two elements combine separately with fixed mass of third element, then ratio of their masses either same or come in whole number and multiple of और the ratio. मल्टीपल ऑफ दैट रेशियो। ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल Yes. प्रोपोर्शन ना। ये लुसेक लॉ कौन बताएगा मुझको? रेज योर हैंड्स, एवरीबडी रेज योर हैंड्स, अदरवाइज जो हैंड्स रेज नहीं कर रहे हैं मैं उनसे पूछती हूँ अभी। चलो, मतलब जिन्होंने हैंड्स रेज किया उनको तो आता है, अब जिन्होंने नहीं किए मैं उनसे पूछ रही हूँ। ये मुझे बताएगी
बबीता, बबीता चौहान, बबीता, कैन यू हियर मी? ओके, नहीं। भुवनेश्वरी, कैन यू हियर मी? Ma'am, it states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature at rest. ओके, वेरी गुड। अब मेरे को कनिका, कनिका, कैन यू हियर मी? कनिका, कैन यू हियर मी? नहीं। मनीष कुमार, ये कौन है मनीष कुमार? ओके, नहीं सुन रहे। महक, महक मोगदा, महक, कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ बेटा, अब मुझे बताओ एवोगैड्रो लॉ के बारे में। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, आज मैं उनसे पूछूंगी जो अपने हाथों को ना उठाते नहीं है। मुझे पता है, आप लोगों को पता है। मैं आज वो हूँ जो यहाँ पे साइलेंट मोड में बैठे रहते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आज उनका नंबर है। पूनम कपूर, पूनम कपूर। Yes, ma'am. हाँ बेटा, बताओ एवोगैड्रो लॉ के बारे में बताओ मुझे। Yes, ma'am. हम्म। Yes, ma'am. बताओ। Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. ओके, वेरी गुड। हम्म। हम्म। साक्षी, साक्षी सिर्फ जिसका नाम सिर्फ साक्षी है, नॉट साक्षी बनवाल। ओके, ओनली साक्षी। साक्षी, कैन यू हियर मी? वॉइस कट हो रही है। महक, महक आपके नेटवर्क में इशू है आज। मेरी वॉइस और सबको आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके महक, आपके नेटवर्क में इशू है आज। हु इज दिस साल्विया संधू? साल्विया संधू, कोई जवाब नहीं। संध्या मैम, कट कट के आ रही है। साक्षी साक्षी, नेटवर्क चेक करो बेटा, या तो देखो कहाँ नेटवर्क आ रहे हैं आपके। एक बार चेक करो नेटवर्क, अदरवाइज रिजॉइन करो। वॉइस में, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी मुझे। मैम मेरी आवाज ठीक ही नहीं, बोला नहीं जाएगा। अच्छा चलो, इट्स ओके साल्विया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तानिया, तानिया। Yes, ma'am. Yes, Tanya. So please tell me, beta, law of definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताइए तानिया। According to this law, a compound prepared by any method contain the same element in fixed ratio. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। Ma'am, for example, the ratio of hydrogen and oxygen. वेरी गुड, ठीक है, चलो गुड, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चीज आज हम क्या पढ़ेंगे? मैम मैं अनम्यूट ही नहीं हो रहा, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। अब क्या बोलूं मैं? अनम्यूट नहीं हो रहे, रुक जा, मैं ट्राई करती हूँ। सानिया, 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 बेटा वो रुक जाओ, मैं देखूं। आप मेरे से भी नहीं हो रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। ट्राई करती हूँ फिर से। सानिया,
नहीं हो रही, यू कैन नॉट अनम्यूट, हो ही नहीं रहे हो, इट्स ओके, आप रिज्वाइन करके देख लो बेटा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, हाँ, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दो टॉपिक है, वो है हमारी डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। अभी डाल्टन्स थ्योरी थी वो किसने दी थी, कौन बताएगा मुझको? जॉन डाल्टन। Dalton. डाल्टन्स ने दी थी। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने किसके बारे में बोला था, जैसे आप लोगों ने पढ़ चुके हो, तो कौन बताएगा मुझे डाल्टन्स थ्योरी के बारे में, बताओ। पोस्टुलेट्स दिए थे उन्होंने, कौन कौन से दिए थे, क्या पोस्टुलेट्स दिए थे उन्होंने? मैं बताऊं? हाँ बताओ सुनिधि। मैम की मैटर इंडिविजुअल एटम से वन बाय वन, बनाता है। फर्स्ट पलक विल टेल, यस पलक। चलो छोड़ो, मैं बता देती हूँ, टाइम लगेगा। तो जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जो पुरानी वाली थी, तो उसमें बोला था कि जो मैटर है, ठीक है, जो मैटर है वो किसी क्या है, एक एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है एटम का, ठीक है, ठीक है। स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब है कि एटम जो होगा वो कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये क्या होगा, हाँ होगा तो हमारा स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या होगा, ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट ये इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इंडिविजुअल होगा, जो आगे चल के क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। नेक्स्ट था कि जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। इसके कहने का मतलब है जो सेम एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि मान लो हमारे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन 12 है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सेम होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। अब उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो क्या करेंगे, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी और जो हमारा मासेस होगा उनका डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ, नहीं। जैसे मैंने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया 12, और मैंने क्या हुआ, नाइट्रोजन ले लिया, तो ये क्या होता है, इनका कि सेम सेम होता है कि नहीं होता? जैसे कार्बन 14 है, नाइट्रोजन का भी क्या होता है 14, तो ये क्या हो गया, है तो हमारे डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन इनका क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर मास था वो सेम हो गया। तो यहाँ पर ये थ्योरी हमारी गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज दी थी, जो डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, ठीक है। अब एटम के क्या क्या होते हैं, जब हम जो हमारे दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं इन द सिंपल होल रेशियो, तो जो उनका कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। तो क्या ऐसा है? हाँ ठीक है। और क्या वो बोला था, उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द केमिकल चेंज। ये वाली चीज हमारी कहाँ प्रूव हो चुकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। हाँ, जब हमारे केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल या फिजिकल चेंज, तो उसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, मान लो हमने कोई केमिकल रिएक्शन करी, तो हमने बोला कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो हमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हुआ क्या, इसमें सिर्फ हमारे जो हमारे जो एटम्स थे उनका ही तो रीअरेंजमेंट हुआ है। हाँ, हमने कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। अब इसमें ये थोड़ी ना है कि सोडियम भी मिल गया है हमको, क्लोरीन भी मिल गया है, कुछ ऐड हुआ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ ये क्या हो गया, इनका रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, या फिर सेपरेशन हो गया। जैसे मैंने बोला H2SO4, H2SO4 को मैंने क्या किया, H2SO4 की जगह CaCO3 ले लो, जैसे COC3 लिया, तो इसमें क्या हुआ, CaO बन गया, और क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इसमें क्या हुआ, हमारे एटम्स का क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, है ना। इसमें क्या क्या बन गया, CaO बन गया और CO2 बन गया, है ना। सिर्फ यही चीज तो बनी जो हमारे किस में दे रखी है, रिएक्टेंट में। हमको वही तो प्रोडक्ट मिले जो हमारे रिएक्टेंट में अवेलेबल थे, है ना।
कुछ फालतू का ma'am. थोड़ी ना ऐड ऑन हुआ है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो सही प्रूव होगी। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है सिर्फ कॉम्बिनेशन में या फिर सेपरेशन में या फिर रीअरेंजमेंट में एटम्स के। ठीक है, अब कुछ क्या हुआ, जो उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ 3 पॉइंट्स दिए थे वो गलत कैसे साबित हुए। पहला बोला कि जो मैटर है कि वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है, मीन्स वो और फर्दर। लेकिन क्या हुआ आगे चल के, वो देखा कि एटम क्या है, वो इंडिविजुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ना, होते हैं ना। Yes, ma'am. अब इलेक्ट्रॉन क्या Yes, होते हैं? ma'am. हमारे इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, और ये कौन से होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस में हमारा कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो बेसिकली जो हमारे एटम होते हैं उसके सब पार्ट कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, Neutron. आगे नेक्स्ट हो गया, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। अब इसमें क्या हुआ, ये भी फेल हुआ जस्ट बिकॉज कि आप भी जानते हो कि डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हमारा क्या हुआ, जैसे हमारा कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है, ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, ठीक, ये हमारे ma'am. कुछ इसके पोस्टुलेट्स थे, हमारे किसके? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। समझ आ गए? Yes. Yes, क्वेश्चन हमने ma'am. कल कर लिए थे, है ना? मैम कौन से? ये वाले क्वेश्चन हमने किए नहीं थे, क्लास एक्सरसाइज किए थे ना। यस मैम, यस मैम, Yes, यस ma'am. मैम. के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटम की, कि एटम क्या होता है। कौन बताएगा भाई एटम क्या होता है? मैम मैं बताऊं? हाँ बता, बता बता। Atom is the very smallest particles which is made up of neutrons, protons, हाँ, and electrons. चलो और कौन बताएगा? रितिका, रितिका बताएगी। रितिका Ma'am, बोलो। atom is the smallest particle of an element which may or may not have independent existence. हाँ, तो जो हमारा एटम क्या होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, जो क्या करता है, एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या लेता है? पार्ट लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? कौन बताएगा मुझको मॉलिक्यूल? मैं बताऊं? हाँ बताओ खुशी। Ma'am, molecule is the smallest particle of a substance which can exist independently. अब समझाओ मुझे, ये तुमने डेफिनेशन तो बोल दी, अब समझाओ मुझे, अपनी अपनी लैंग्वेज में समझाओ मुझे इसको। Molecule is the smallest particle of a substance. मैंने बोला इसको अपनी लैंग्वेज में समझाओ, डेफिनेशन नहीं रट्टे मारो। मैम मैम हाँ जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जैसे दो एटम जब कंबाइन करते हैं हाँ तो बनते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे पास H2 है, तो इसमें मॉलिक्यूल कितना हो, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? टू। मॉलिक्यूल्स मैम हैं। टू। ये हो जाएगा ना मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है ही, लेकिन ये बताएगा कि नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने हैं, कितना एलिमेंट है उसमें, उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, मींस उसकी एग्जिस्टेंस कितनी है, कितना एग्जिस्टेंस है। जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, मींस 2 की एग्जिस्टेंस हो रही है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 की एग्जिस्टेंस हो रही है। H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस है कि नहीं? तो ये होते हैं मॉलिक्यूल। समझ आया? यस मैम। हाँ, रट्टे नहीं मारो। चलो, अब बात करते हैं हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, कौन बताएगा मुझको? क्या होता है एटॉमिक मास? हाँ हर्षिता।
Atomic mass of an element can be defined as the mass of one atom of the element relative to carbon atom taken as exactly 12. अच्छा, एग्जैक्टली 12, ये तो सुन जाएगा। और जो मैं बोलूं कि हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.66 multiplied 10 raised to power मुझे minus पता है 24. ये 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम आया कहाँ से? ये क्यों है, ये और क्यों नहीं है, ये क्यों लिया हमने? कौन बताएगा मुझको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी? या फिर मैम ने बोल दिया कि मैम ये लिखना है कि बच्चों ये है एटॉमिक मास यूनिट। मैम सर ने बोला कि ये फिक्स होता है और इसे ऐसे लिखते हैं। अच्छा, फिक्स्ड होता है। सर से ये नहीं पूछा आप लोगों ने फिक्स्ड ही क्यों है, ये ही क्यों है, और क्यों नहीं है? नो मैम। पूछना चाहिए था ना। चलो मैं बता देती हूँ क्यों है। चलो, पहले पता है क्या होता था, जब हम किसी चीज का एटॉमिक मास निकालना हो या फिर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना हो, तो पहले हम क्या करते थे, पहले के जमाने में, बहुत पहले के जमाने में, बाबा आदम के जमाने में, वहां पे ना हम रेफरेंस लेते थे हाइड्रोजन का। ठीक है, कि हाइड्रोजन का हम मास लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स का हम क्या निकाल देंगे, एटॉमिक मास निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स का तो सही निकल गया, कुछ का गलत निकलता था। तो अब आगे चल के क्या हुआ कि कार्बन 12 को रेफरेंस माना कि चलो भाई कार्बन 12 को ना रेफरेंस मान लेते। तो हुआ क्या कि सबका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, एग्जैक्ट आ गया, जैसे आना चाहिए था। ठीक है, तो अब कार्बन 12 को जब रेफरेंस माना तो क्या किया, उसका 1/12 पार्ट लिया कार्बन 12 के एटम का। 1/12 पार्ट ही क्यों लिया, क्योंकि मान लो ये मेरा कार्बन है, कार्बन 12 है। ठीक है, अब मैंने कार्बन 12 के ना 12 इक्वल पार्ट कर लिए। क्या कर लिए मैंने, 12 पार्ट कर लिए। अब जो एक पार्ट का मास होगा वही तो सबका होगा, होगा ना मैम क्योंकि आवाज नहीं आ रही, क्योंकि एवोगेड्रो ने क्या बोला, बोलो, छोड़ो, आवाज नहीं आ रही। तो ये क्या हुआ, जो ये 1 है सबका इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड 1/12। अब इसको 1/12 क्यों, क्योंकि आप जानते हो जब हम रेशियो निकालते हैं, तो ये जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है पार्ट ऑफ होल, और ये क्या होता है, अ कंप्लीट नंबर। जैसे मैंने बोला कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, जिसमें 6 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं। अब मैंने बोला कि गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो गर्ल्स का रेशियो मैं क्या बोलूंगी कि 6/10। ऐसे ही तो बोलते हैं, 6/10। ठीक है, तो ऐसे ही, मैम हाँ यस, मैम क्या बोल रहे हैं, एवोगाद्रो लो? नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मेरे को लगा पूछ रहे हो आप, मैं डिफाइन कर रही थी ना। अरे नहीं, तभी तो बेटा मैं बोल रही थी ना, मैं एवोगेड्रो कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, अभी कुछ नहीं है एवोगेड्रो, अभी मैंने सिर्फ वो कार्बन 12 के बारे में बातें हुई है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसका एक हिस्सा ले लिया, वो एक हिस्सा क्या है, 1/12 पार्ट है। ठीक है, दैट 1/12 पार्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये देखो, तब नंबर जो इंडिकेट करता है कि कितने टाइम उस एक एटम का जो मास है वो हैवियर है, किससे, 1/12 से, एक एक हिस्से से, किसके, कार्बन 12 के। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास की वैल्यू होती है वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझो पहले तो। अब ये देखो, हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, किससे कंपेयर करते हैं हम, 1/12 किसका, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मीन्स कार्बन 12 का एटम। ठीक है, इसका मास हो गया। ठीक है, अब बोला कि ये कार्बन 12 है, अब इसका क्या होगा, ये कार्बन 12 का एटॉमिक मास निकालो भाई, वो कैसे निकलेगा, ये देखो बताती हूँ। कार्बन 12 फिर कार्बन 12 ही क्यों हुआ, कार्बन 13 क्यों नहीं हुआ, वो कार्बन 12 हुआ कैसे, ये देखो।
जब हम कार्बन 12 के एटम को उसकी अंदर की कहते हैं ना अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हमारा कार्बन 12 का न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, होते हैं कि नहीं होते, और ये आसपास क्या होते हैं हमारे यस इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये 12 था, उसमें हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे ना वो थे इक्वल, मीन 60 इसमें प्रोटॉन थे और 60 हमारे न्यूट्रॉन थे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो उसने लिया क्या, उसने लिया 6 प्रोटॉन का मास ले लिया और 6 हमारे न्यूट्रॉन का मास ले लिया। अब ये देखा जब हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इक्वल है, तो हम क्यों ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई मास नहीं होता, 0 होता है कि नहीं होता, यस मैम। यस मैम। तो हम और क्या होता है यस मैम। हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल भी होते हैं। जब इक्वल हैं इसमें तो हम क्यों ना प्रोटॉन ऑफ किसका ले लें, हम प्रोटॉन का मास ले लें, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो 0 होता है। तो 6 प्लस में 6 क्या हुआ, 12 किसका, प्रोटॉन का मास। अब जो हमारा प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, वो ये होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझे नहीं समझे? यस मैम। अब मैंने यहाँ Yes, पर ma'am. क्या किया, यहाँ पर तो 12 है, प्रोटॉन का मास ये है, तो यहाँ क्या है 1/12 इंटू दिस 12, प्रोटॉन का मास था मेरा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक, ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। अब जब आप लोगों को फिजिक्स अच्छी लगती है तो न्यूमेरिकल हो ही जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या आई 1 AMU की 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ ला, यस अब समझ आए? मैम। अब पता चला कि 1 AMU 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम ही क्यों होता है। यस मैम, लग गया पता। लग गया पता? यस मैम। चलो मैम अब नो मोर करता, आवाज नहीं आ रही। मैम मल्टीप्लाई में -10⁻24 होगा कि 24 होगा पॉजिटिव? सॉरी माइनस नहीं है बेटा, 24 है वो, -24, सॉरी -24 में कहाँ से मिस हो गया, -24 है ये, कितना भूल गई। ठीक है, तो -24 होगा वो। ठीक है, अब समझ आया? यस अब मैम। एटॉमिक अब देखो, अब हमारा एटॉमिक वेट होता कितना है। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ आप लोगों को, जैसे मेरा हो गया, रिलेटिव मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, डन डन डन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अगर मैंने पूछा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU या फिर क्या होती है U, जो अभी U होता है, और U का मतलब क्या होता है, दैट इज यूनिफाइड मास। क्या होता है, U फॉर यूनिफाइड यूनिट। यूनिफाइड। ठीक है, तो AMU की जगह हम U भी लिख सकते हैं। अब मैंने बोला कि एक्चुअल वेट क्या है हाइड्रोजन का, तो आप लोग जानते हो 1 को मल्टीप्लाई करो 1.67 इंटू 10 हुआ, AMU की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ग्राम, तो 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻²। अब बोला कि 10 हाइड्रोजन के एटम है, अब 10 हाइड्रोजन के एटम है तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मैंने बोला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, O2 है 16। ठीक है, तो मैंने बोला ये हो गया 16। अब बोला कि एक्चुअल वेट बताओ ऑक्सीजन का, तो एक्चुअल वेट क्या हो गया हमारा, वो तो 16 AMU तो उसका एटॉमिक मास था, एक्चुअल वेट क्या होगा 16 AMU को सीधा लिख दो 1.66 इंटू 10⁻24,
अब उसने बोला कि मेरे पास 100 ऑक्सीजन के एटम है, तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी ग्राम में निकल आएंगे। ठीक है, अब एक और चीज पढ़ाती हूँ आप लोगों को। जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ना वो नहीं बात कर रही मैं। ठीक है, एक और टर्म होती है। अब हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास तो हो गया, अब एक और चीज होती है, वो होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। सुना है आपने, यस मैम। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ बताओ। बोलो, चलो छोड़ो, मैं नहीं रिलेटिव एटॉमिक मास होता है जब हमारा मास ऑफ वन एटम, रिलेटिव होता है मास ऑफ वन एटम, ठीक है, of an element divided by one, हाँ, of an element divided by 1/12 of mass of an atom of carbon 12। ये होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये तो पढ़ने में इतना भयंकर लग रहा है, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जो हमारा एटॉमिक मास होता है वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। यू डोंट हैव टू गो विद दिस फॉर्मूला, सीधा क्या करो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है हमारी, क्या होती है, AMU। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती है, वो सिर्फ एग्जैक्टली एक नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, वो सिर्फ नंबर होता है। अब बात करते हैं हमारे ग्राम किसकी, ग्राम एटॉमिक मास की। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। आपको अब इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ग्राम एटॉमिक मास लगाते हैं, जो हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है ना, वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। बस फर्क क्या है कि जब हम ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे तो पीछे हम ग्राम लगा देंगे बस। ठीक है, यस मैम। समझ गए। यस मैम। क्वेश्चन पूछूं, यस मैम। चलो मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो क्या होगा हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, 1 1। मैं बोलूं वेरी गुड, 1। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम AMU। एटॉमिक पूछा, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1, वेरी गुड। लेकिन एटॉमिक मास पूछा तो AMU नहीं लगाओगे, या फिर यू नहीं लगाओगे, यस मैम। हाँ। अब मैं पूछूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का, तो क्या होगा, 1 ग्राम 1 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है ना, तो ये होगा क्या, 1 ग्राम। ग्राम। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं, अब आपसे ये पूछूं कि ओ का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, क्या होगा, बताओ। ऑक्सीजन का 16। वेरी गुड। अब इसका उसका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास तो है 16 ग्राम, और एटॉमिक मास क्या होगा, 16। क्या, AMU 16 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम। सिंपल। ठीक है ना, तो क्या यस मैम। बताया मैंने, जो हमारा एटॉमिक मास होगा वही हमारा क्या होगा, वही क्या होगा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा
वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होगा। बस इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती है। ठीक? यस मैम। अब बोलोगे कि मैम आपने ऐसे कैसे लिख दिया 16 16 16? बताती हूँ कैसे लिखा। जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, जैसे ऑक्सीजन मेरा क्या होता है 16 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन यस मैम। 16 होता है। अब मैंने इसका एटॉमिक लिखा, एटॉमिक मास होता है 16 AMU, ठीक है। अब 16 AMU की यूनिट क्या होती है, 16 AMU को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट 1.66 into 10 raised to power क्या -24 ग्राम होती है, 1.66 या सॉरी -24 ग्राम। ग्राम होती है कि नहीं होती? ठीक है। अब इस ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें तो इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वही वैल्यू होती है जो हमारे किसकी होती है, एवोगैड्रो की होती है। एवोगैड्रो की क्या होती है, 6.023 into 10 raised to power 23, ठीक है। अब देखो, जब आप पहले 23 और 24 को सॉल्व कर लो तो 1/10, जब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो 1 ही आएगा। मीन्स जब इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिर्फ 1 ही आएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 16। अब जो ये सिंपल 16 होगा ये रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। यस मैम। समझ आया कि हम 16 क्यों लिख रहे हैं? यस अच्छा, एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Na, that is 6.023 into 10 raised to power 23. A क्या होता है, एवोगैड्रो जी का नाम होता है, और n हमारा होता है नंबर, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि जो 1 डजन है, 1 डजन बनाना उसमें कितना यूनिट हो गया, 12 बनाना है ना। मैंने बोला कि 1 सेंचुरी, तो 1 सेंचुरी कितना होता है, 100 रन होते हैं ना। ऐसे ही हमारा क्या होता है, 1 मोल क्या होता है हमारा, या फिर एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे, 6.023 into 10 raised to power 23। समझ गए कि इतनी बड़ी यूनिट को हम ऐसे तो नहीं लिख देंगे सिंपल, सो इट्स बेटर हम कैसे रिप्रेजेंट कर दें किसी चीज की, 1 मोल। ऐसे बोलते हैं ना 100 टन बनाए, 100 टन की जगह तुम क्या बोल देते हो, अरे सेंचुरी बना दी। उसने तुम ऐसे बोलते हो कि मैम हम तो 12 बनाना लेके आए थे मार्केट से, तो क्या बोलते हो, 1 डजन बोलते हो ना। यस मैम। तो हमें जब रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या कर देंगे, 1 AMU लिख देंगे। AMU की वैल्यू थोड़ा लिखते हैं, समझने वाले को समझ जाएगा कि AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.67 into 10 raised to power -24, है ना। Yes, ma'am. तो वो क्या होती है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लिखते थोड़ी ना है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कर देते, ठीक है। अब आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल आप ऑलरेडी बता चुके हो। तो अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कौन बताएगा मुझको? हाँ बता, मैं बताऊं? कोई भी बताओ, जिसका मन करे वो बताओ। मैम the average The sum of atomic mass of its molecules compared with the mass Molecules as complete to of carbon that the mass of an atom मॉलिक्यूलर of carbon. जैसे मैंने बोला कि अगेन हम क्या करते हैं, उसमें कार्बन 12 के एटम से हम कंपेयर करते हैं अपने मॉलिक्यूलर मास को। लेकिन मैंने बोला H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो क्या तुम सबका बताओगे या फिर एक हाइड्रोजन का ही बता दोगे? सबका एड ऑन करोगे ना, है ना, कि हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 32,
ऑक्सीजन क्या कितना है 16, 16 फोर जा, क्योंकि हमने 4 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं तो 16 फोर जा 64। 64, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 98, है ना? कितने आ गए? Yes, sir. 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारे पास 98, ठीक है ना? यस मैम। समझ आया? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमारा, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हैं, या फिर इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हेवियर देन, अगेन कंपेयर करेंगे विद द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। अगेन जो मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मॉलिक्यूलर मास होगा क्या। ठीक है, सिंपल है। अगर मैंने हाइड्रोजन के जो हमने क्या लिए, मैंने बोला कि जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का कितना होगा, पहले O2 का बताओ। O2 कितना होगा? O2 का होता है 16, आप सबको पता है। 16 को 2 से कर दो 32, तो ये क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। Molecular mass. ठीक है, जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वैसे ही हमारा क्या होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगेन ये तो हमारा अगर मॉलिक्यूलर मास हो तो ये तो 32 AMU हो जाएगा, है ना? यस मैम। लेकिन जब हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर बात की बात करेंगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? ओनली 32। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास था ना, वैसे ही हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, Yes, ma'am. मैंने बोला कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ ऑक्सीजन का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का बेटू? 32 ग्राम। सिंपल। अच्छा चलो, अब आप लोगों की एक्सरसाइज है, मैंने पूछ रही हूँ मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बताओ। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 16. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4. CH4. अब CH4 का कितना होगा 16, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 16 AMU। जल्दी जल्दी बताना, मॉलिक्यूलर मास 16. 16 AMU। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 16. Gram. और ग्राम मॉलिक्यूलर 16 मास। ग्राम। वेरी गुड। अब मैंने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ कितना होता है? H2SO4। 98 उसका atomic. वेरी गुड वेरी गुड। अब इसका ठीक है AMU हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मास क्या होगा मैम 98. और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 98 ग्राम. वेरी गुड। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड का पता है कितना होता है? मैम इसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4। हाइड्रोजन के 3 हो गया। Yes, ma'am. फॉस्फोरस का कितना होता है 31। ठीक है, 31 होता है। ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 4, तो टोटल कितना आ गया? सेम होता है, जितना सल्फ्यूरिक एसिड का होता है ना उसमें उतना ही हमारा फॉस्फोरिक का होता है। कितना हो गया 98। 98। अब मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया उसका 98 AMU, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 98, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? और ग्लूकोज का कितना होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। कितना होगा? C6H12O6. तो इसका क्या होगा मास, मॉलिक्यूलर मास? 24। वेरी गुड। ये क्या होगा हमारा? वाह बेटा, ग्लूकोज में सिर्फ 24 होंगे। C6H12O6। पहले 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें 24 आता है क्या? मैम 170. नहीं बेटू, फिर से करो। C6H12O6 कार्बन 12, 12 सिक्के, सॉरी हिंदी बोल गया 72, 12 ये 12 हो गया,
ये क्या हो गया 96, अब तो ज्यादा ही होगा, 6 और 2 8 और 2 10, कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 7 18, 180। 180 और सिंपल करो, 70 और 1 80, 80 और 90 कितने हो गए 70, 170 तो यही हो गया, 176 प्लस 2 8 और 8 प्लस 2 10, 170 प्लस 10 180। और भी सिंपल, जब एडिशन करो ना, जब आप एडिशन करो, जैसे 72 है तो इसको ब्रेकआउट कर लो टेंस में, 70 प्लस 2, एबेकस पढ़ी थी 12, 10 प्लस 2, 90 प्लस 6, तो इनको ऐड करना बड़ा आसान हो जाता है। 7 प्लस 8, 8 प्लस 9 17, 170, 2 प्लस 2 8, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 10, तो 180। ऐसे किया करो, ठीक है? समझ गए नहीं समझ गए? यस अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू एएमयू। वही चीज है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब किसी ने बोला कि जो अमोनिया है, अमोनिया क्या होती है आपकी? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 NH3। अब नाइट्रोजन कितना होगा? 14, 14 प्लस 3 17। अब इसने बोला कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो तो एएमयू में होगा। अब एएमयू की वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम। इसने मल्टीप्लाई, तो इस ग्राम को भी सीधा कन्वर्ट 6.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग समथिंग, तो सीधा 17 आ जाएगा। अब एक्चुअल वेट बोला है कि उसने ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में सिर्फ एएमयू की वैल्यू करो, उसको मल्टीप्लाई करो, वो ग्राम में आ जाएगी, उसका एक्चुअल वेट आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, समझ गए? अच्छा चलो, एक टॉपिक और कर ले रहे हैं, ठीक है ना? कर ले या नहीं कर? 4 बजे हैं मैम कल कर लेंगे मैम। अरे बेटा थक गए, अभी एक और क्लास लेनी है क्या आप लोगों को? यस मैम। चलो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे मतलब ज्यादा आप लोगों पे लोड नहीं डालती, आप बड़े परेशान हो जाते हो आप लोग। हाँ बेटा बोल। मैम कल टेस्ट में कितने क्वेश्चन या बेटा आएंगे? डिपेंड करता है।